नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। कोरोना से अब डरना सभी को जरूरी है, क्योंकि देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और पिछले साल जिस तरह अगस्त सितंबर की हालात थे और वही हालात फिर से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए मामलों की संख्या लाख के करीब पहुंच चुकी है। ये एक दिन का आंकड़ा, 24 घंटे में इतने केस सामने निकल कर आ रहे हैं और कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने सख्ती को काफी बढ़ा दिया है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी बैठक की है और इस कैबिनेट की बैठक में प्रधान सचिव भी मौजूद रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कोरोना पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और राज्यों से अपडेट ले रहे हैं। कोरोना की कहर बरपाती रफ्तार, आज के आंकड़े 93,000 के पार। दूसरी लहर में भी रोज टूट रहे रिकॉर्ड। 24 घंटे में 93,249 नए केस रिपोर्ट। नहीं थम रहा मौत का सिलसिला, अब तक कोरोना का इलाज नहीं मिला। लगातार बढ़ रहे मरीजों के आंकड़े, अब तक हालात क्यों नहीं सुधरे? देश में कोरोना से एक बार फिर हालात बिगड़ने लगे हैं। रोजाना नए केस के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन 50,000 से कम मामले सामने आए हों। अब तक तो ये आंकड़े लाख के करीब पहुंच गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 93,249 नए केस सामने आए हैं, जबकि 513 कोरोना के मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। आज आए नए मामलों के बाद देश में अब कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 1,24,85,509 तक पहुंच गई है, जिसमें से 1,64,623 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कल 49,447 नए मरीज मिले हैं, जबकि 277 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में इस वक्त 4,01,172 एक्टिव केस हैं। राज्य में अब तक 29 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 55,656 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस मुंबई से आ रहे हैं। मुंबई में कल एक दिन में 9,090 नए केस मिले हैं, जबकि 27 लोगों की मौत हुई है। बावजूद इन सब के मुंबई के विलेपार्ले सब्जी मंडी के हालात देखिए। इस समय हम विलेपार्ले की सब्जी मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए फिलहाल भीड़ काफ़ी कम है। वैसे भी आज रविवार का दिन है, लोग खरीदारी के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए, फ्रूट खरीदने के लिए कोई लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। ग्राहकों की ज़बरदस्त कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक जो ज़रूरी जानकारी बीएमसी ने जारी की है, अब कोई भी कोविड-19 का पेशेंट अगर पाया जाता है, अगर वो एसिम्टोमेटिक हो या माइल्ड सिम्टम्स उसे हो, तो उससे पहले 9 से 10 दिनों तक होम क्वारंटीन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहना पड़ता था। लेकिन अब 9 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, बल्कि 17 दिन तक उसे क्वारंटीन रहना पड़ेगा। दिल्ली में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। दिल्ली में कल एक दिन में 3,567 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि 10 मरीजों की मौत हुई है। हालात को देखते हुए सरकार ने तमाम अस्पतालों को अलर्ट रहने को कहा है। क्या कोरोना की दूसरी लहर पहली से भी ज़्यादा हाहाकार मचाने वाली है? दरअसल पिछले एक हफ्ते के अगर आंकड़े देखें तो वाकई में ये बेहद चौंकाने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 92,000 से ज़्यादा मामले सामने आए और राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 3,500 से ज़्यादा मामले सामने आए। जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो एहतियात बरते, कोविड प्रोटोकॉल का अच्छी तरह से पालन करें और जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं उनको भी प्रॉपर पूरी तरीके से तैयार रहने के लिए कहा गया। बिहार में भी कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। राजधानी पटना कोरोना का हॉट स्पॉट बन गई है। कल बिहार में 800 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि इनमें से 60 12 साल से कम उम्र के स्कूली बच्चे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पूरे प्रदेश में स्कूल कॉलेज को 12 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया है।
देर शाम सीएम नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला लिया है। बिहार में कोरोना का नया स्ट्रेन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। शनिवार को एक दिन में 800 से ज़्यादा पॉजिटिव केस आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की और उसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में निर्णय लिया गया कि जो स्कूल कॉलेज 5 अप्रैल से खुलने वाले थे उन्हें बंद कर दिया जाए। फिलहाल 12 तारीख तक स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है और साथ ही आदेश दिया गया है कि जो सार्वजनिक स्थानों पर जो कार्यक्रम का आयोजन होना है उसमें भी पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ श्राद्ध जैसे काम में 50 लोग और शादी विवाह में 200 लोगों की अनुमति दी गई है। सरकार का स्पष्ट करना है कि वैक्सीनेशन के साथ साथ कोरोना की टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है, लेकिन लगातार इन इलाकों में इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं कि लोग अब जब नहीं सुधरेंगे तो आने वाले दिनों में लॉकडाउन से भी इनकार नहीं किया सकता है। न सिर्फ महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार बल्कि देश के कई राज्यों में भी कोरोना एक बार फिर काफी तेजी से पैर पसार रहा है। कर्नाटक हो या मध्य प्रदेश, पंजाब हो या झारखंड, गुजरात हो या छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। तमाम राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए सख्ती बढ़ा रही हैं। सरकारों की ओर से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो सावधानी बरतें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, घर हो या सार्वजनिक जगह बेवजह भीड़ ना बढ़ाएं। न्यूज़ 24 भी आपसे अपील करता है कि कोरोना से बचना है तो सावधानी बरतें, जिससे खुद भी सुरक्षित रहेंगे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकेंगे। मुंबई से विनोद जगदाले, दिल्ली से विमल कौशिक और पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 22 जवान अब तक शहीद हो गए हैं। ये बड़ा नक्सली हमला है, जबकि 12 जवान घायल हैं। इसमें उनका इलाज जारी है। वहीं अभी तक कई जवान लापता बताए जा रहे हैं। शहीद होने वाले जवानों में डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को भी मार गिराया है और बताया यह भी जा रहा है कि मुठभेड़ में 300 से ज्यादा नक्सली मौजूद थे, जिन्होंने एम्बुश में फंसाकर सुरक्षा बलों पर हमला किया था। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब तक जो अपडेट है न्यूज़ 24 के पास, उसके मुताबिक 22 जवान इस नक्सली हमले में शहीद हो गए हैं और एम्बुश में लगाकर अटैक किया गया है। तकरीबन 2000 जवान जो निकले थे और खबर मिली थी कि नक्सलियों ने पहाड़ियों पर अपना अड्डा बना लिया है और उसी को लेकर ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी दौरान घात लगाकर तकरीबन चारों तरफ से 700 जवानों को नक्सलियों ने घेर लिया और ताबड़तोड़ वहां पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें अब तक 22 जवान शहीद हो गए हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच लगातार 4 घंटे तक फायरिंग हुई है और इस एनकाउंटर में नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। जवान शहीद भी हुए हैं, कुछ जवान अभी मिसिंग है, उसकी सर्चिंग लगातार रेस्क्यू टीम लगी हुई है और लगभग 4 घंटे तक के लगातार फायरिंग हुई है और नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। 7 घायल हुए थे, उसको रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है, वो सब आउट ऑफ डेंजर हैं और थोड़े बहुत और जो चोटें आई थी तो जिला अस्पताल में उसको भर्ती कर दिया गया, वो सब ठीक हैं। 21 लोग लगभग मिसिंग है, उसके रेस्क्यू के लिए टीम गई हुई है। ये संयुक्त रूप से ये अभियान चल रहा है। लोकल हमारी जो डीआरजी है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, दोनों का संयुक्त अभियान था। सर्चिंग में निकले हुए थे और इसमें ये घटना हुई। और मुख्तार की घर वापसी की बात करते हैं। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने की प्रक्रिया काफी तेज हो गई है। पंजाब सरकार ने यूपी सरकार को एक चिट्ठी लिखकर मुख्तार को यूपी भेजने की डेडलाइन फाइनल कर दी है। पंजाब सरकार रोपण जेल से ही मुख्तार को यूपी सरकार को सौंप देगी और कहा है कि 8 अप्रैल से पहले मुख्तार को आप ले जाइए। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। शुरू हो गई मुख्तार अंसारी की घर वापसी। पंजाब सरकार ने यूपी को लिखी चिट्ठी, मुख्तार के ट्रांसफर का करो इंतजाम, 8 अप्रैल से पहले लेनी होगी कस्टडी। पंजाब के रोपड़ जेल में बंद माफिया सरगना और विधायक मुख्तार अंसारी की यूपी की जेल में वापसी की प्रक्रिया तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार ने मुख्तार को यूपी भेजने की कवायद शुरू कर दी है। पंजाब सरकार ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखकर मुख्तार की हैंडओवर प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है।
पंजाब सरकार ने चिट्ठी में मुख्तार को रोपड़ जेल से ही यूपी की सरकार को सौंपने की बात कही है। दरअसल पंजाब की तरफ से अपर मुख्य सचिव गृह ने यूपी सरकार को लेटर लिखा है। मुख्तार को शिफ्ट करने की पूरी प्रक्रिया 8 अप्रैल तक पूरी करनी होगी। रोपड़ जेल से ही मुख्तार को यूपी सरकार को सौंप दिया जाएगा। मुख्तार को ले जाने के दौरान सुरक्षा का जिम्मा यूपी सरकार का होगा। मेडिकल ग्राउंड पर अंसारी को सुविधाएं देने का भी इंतजाम करना होगा। वहीं 12 अप्रैल को एक मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी का बंदोबस्त भी करना होगा। मुख्तार अंसारी फिलहाल रंगदारी के एक केस में पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है और उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया जाना है। मुख्तार अंसारी को यूपी शिफ्ट किए जाने के मामले को लेकर पंजाब सरकार ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को पत्र लिखा है। पत्र में खास तौर पर लिखा गया है कि शिफ्टिंग के दौरान मुख्तार अंसारी की सेहत का ख्याल रखा जाना चाहिए। हालांकि ये पत्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही लिखा गया है, यानी 8 अप्रैल तक माफिया मुख्तार अंसारी का उत्तर प्रदेश आना लगभग तय माना जा रहा है। मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के लिए योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। दरअसल पंजाब सरकार ने मुख्तार की खराब सेहत का हवाला देते हुए यूपी सरकार को सौंपने से इनकार कर दिया था। मुख्तार को लाने के लिए गए यूपी पुलिस के जवानों को कई बार पंजाब की जेलों से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था, जिसके बाद योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने पंजाब और यूपी की दलीलें सुनने के बाद मुख्तार को 2 हफ्ते के भीतर यूपी ट्रांसफर करने को कहा था, जिसके बाद आखिरकार करीब 2.25 साल बाद मुख्तार की घर वापसी का रास्ता खुल गया है। माना जा रहा है बांदा जेल के बाद मुख्तार को किसी दूसरी जेल में भी शिफ्ट किया जा सकता है। पंजाब सरकार की इस चिट्ठी के बाद यूपी की सरकारी मशीनरी में भी हलचल मच गई है। दरअसल बीती 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से यूपी की बांदा जेल में ट्रांसफर करने को मंजूरी दी थी। उस वक्त उस फैसले को यूपी सरकार की जीत के तौर पर ही देखा गया था, क्योंकि मुख्तार अंसारी के मामले में पंजाब सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच मतभेद भी खूब देखे गए। उस समय यूपी सरकार की तरफ से ये तर्क दिया गया था कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और अदालतों में मुख्तार की व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग भी की जाती है। उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्तार के उत्तर प्रदेश आने के बाद उन मामलों में भी जल्द निर्णय हो पाएगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। और बंगाल में आज तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला, वहीं बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ ने ममता पर पलटवार कर दिया। बीजेपी हालाते सब वोट জনপ্রিয় সব ভোট খেলা হবে খেলা হবে খেলা হবে খেলা হবে খেলতে হবে খেলতে হবে বিজেপিকে খালি করতে হবে বিজেপিকে খালি করতে হবে বিজেপিকে খালি করতে হবে চাই না বিজেপিকে চাই না গুন্ডাবাজদের চাই না ধান্দাবাজদের চাই না ধান্দাবাজদের চাই না মানুষ খুনিদের চাই না গ্যাস দাম বাড়ানোকে চাই না 15 লক্ষ টাকা দেয়নি চাই না ভারতবর্ষ বিক্রি করে দেওয়া পার্টিকে চাই না তৃণমূল জিন্দাবাদ। आज ने 10 वर्ष ममता दीदी को दिया, लेकिन उन्होंने बंगाल को क्या दिया? गरीबी, अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी, तुष्टीकरण। पर्व और त्योहारों पर आप लोग कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। हमारे पर्व और त्योहारों को भी व्यवधान डालने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। दुर्गा पूजा नहीं करने देते, लक्ष्मी पूजा नहीं करने देते, सरस्वती पूजा नहीं करने देते, होली नहीं खेलने देते, हर पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा करते हैं। ऐसा ही काम उत्तर प्रदेश में भी होता था। आज तो उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा भी निकलती है, दुर्गा पूजा भी होती है, होली भी खेली जाती है और गुंडे सब गायब हैं। और ये लड़ाई तीसरे फेज की है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।